Hello students, welcome to my lecture which is of reinforced cement concrete design RCCD. So today is lecture 8th lecture 4. इसके अंदर हम क्या करेंगे RCCD के अंदर इंट्रोडक्शन टू टी बीम्स। सबसे पहले जो टी बीम्स की शेप कौन सी होती है, हमने जो बीम किए थे अभी सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम्स और डबली रीइंफोर्स्ड बीम्स पढ़ लिए थे। अब उसी के अंदर ही सिंगली और डबली दोनों वाले जब डबली रीइंफोर्स्ड बीम्स की फर्दर शेप्स होती हैं उनको अलग अलग शेप्स दे सकते हैं हम बीम को। एक तो एस्थेटिक अपीयरेंस के लिए मीन्स अच्छी अपीयरेंस अच्छा दिखे, और एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स के लिए। ठीक है, तो टी बीम्स और एल बीम्स होते हैं अलग अलग शेप के। सो इन्वर्टेड बीम्स कौन से होते हैं, ठीक है, मीन्स उल्टे बीम्स। तो कंसेप्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्लैब्स, पहले हम स्लैब्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो स्लैब्स है, हमने जो आरसीसी ड्राइंग है, ड्राइंग के अंदर हम स्लैब्स सबसे पहले कर चुके हैं। अभी अब हम बीम्स कर रहे हैं एट द प्रेजेंट। बट इसके अंदर हम न्यूमेरिकल करेंगे स्लैब्स का डिज़ाइन कैसे करते हैं स्लैब को, मीन्स उसको कितना उसमें सरिया चाहिए, एरिया ऑफ स्टील क्या है, लोड कितना लेगी, उस प्रकार से हम डिज़ाइन ऑफ स्लैब्स इस फर्दर लेक्चर के अंदर करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर 9th आएगा। तो कंसेप्ट इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन करेंगे और डिज़ाइन प्रोसीजर क्या है वन वे स्लैब का। ओके, सो स्टार्ट्स। सो फर्स्ट इज टी बीम्स कि टी बीम्स क्या हैं। तो टी बीम्स क्या होते हैं, ये एक कंस्ट्रक्शन में यूज़ किए जाने वाले बीम है। इट इज़ ए लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, वुड और मेटल। हम वुड और मेटल के भी बीम्स बना सकते हैं। ठीक है, मीन्स मेटल के भी आपने टी सेक्शन देखे होंगे, ठीक है, वुड के भी टी सेक्शन होते हैं। सो हम मीन्स एक स्लीपर ऐसे लगा के और एक स्लीपर इस प्रकार से लगा के हम टी सेक्शन बना सकते हैं वुड का भी, एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के भी टी सेक्शन होते हैं। द टॉप ऑफ द टी शेप्ड क्रॉस सेक्शन सर्व्ड एज फ्लैंज। जो टी सेक्शन का ये वाला प्लेन होता है इसको फ्लैंज कहते हैं, एंड दिस सेक्शन इज कॉल्ड वेब। ओके, so the top of T-shaped cross section is flange or compression member in resisting compressive stresses. The web vertical section जो है सीधा of the T beam below the compression flange serves to resist shear stresses। ठीक है, जो नीचे वाला वेब पोर्शन है वो shear stresses को करता है रेजिस्ट, और ऊपर वाला compressive stresses को। ओके, सो टू प्रोवाइड ग्रेटर सेपरेशन फॉर द कपल्ड फोर्सेज ऑफ बेंडिंग, दोनों बेंडिंग की फोर्सेस को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। द टी बीम हैज़ अ बिग डिसएडवांटेज कंपेयर टू आई बीम। आई बीम हमने पीछे किए हैं, ठीक है। आई बीम के कंपेयर टी बीम की क्या है डिसएडवांटेज, बिकॉज इट हैज़ नो बॉटम फ्लैंज, बॉटम सपोर्ट नहीं होती इसको, टेंसाइल सपोर्ट ज़्यादा, ठीक है, विच इज़ टू डील विद टेंसाइल फोर्सेज। जो आई बीम आई सेक्शन होता है बीम का, अगर हम टी आई लें, इसको अगर रब करके अकेला टी लें पर आई ना लें, तो ये जो टेंसाइल रीइंफोर्समेंट इसके अंदर होती है नीचे वाले सेक्शन के अंदर, हमने जो पहले सिंगली डबली पढ़े थे उसमें ये पढ़ा था कि नीचे टेंसाइल और ऊपर कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट दी गई है। तो जो टेंसाइल फोर्सेस का नीचे वाला फ्लैंज डील करता है वो इसके अंदर होता नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा उससे ज़्यादा मजबूत और अच्छा नहीं है। वन वे टू, ये एस्थेटिक अपीयरेंस के लिए यूज़ किया जाता है, मीन्स कुछ अच्छा दिखाने के लिए। ठीक है, अगर व्यू ऐसा देना हो कंस्ट्रक्शन का, कुछ ऐसी शेप आ जाए बिल्डिंग के अंदर, अगर रूम के अंदर हमने टी बीम्स देने हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े बीम्स नीचे की ओर दिखें, तो हम टी बीम्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सो इट वन वे टू मेक अ टी बीम मोर एफिशिएंट स्ट्रक्चरली इज टू यूज़ एन इन्वर्टेड टी बीम विद द फ्लोर स्लैब। जो इन्वर्टेड टी बीम होते हैं मोस्टली फ्लोर स्लैब के अंदर यूज़ होते हैं, इसलिए अगर हम इन्वर्टेड टी बीम बनाते हैं इस प्रकार से तो इसको अच्छे से यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये कंप्रेशन और मीन्स ये कंप्रेशन फ्लैंज बन जाएगा और शेयर फ्लैंज, और ये वाला टेंसाइल फ्लैंज बन जाएगा। ठीक है, दिस वन इज वेब इन द इन्वर्टेड बीम एंड दिस वन इज फ्लैंज। सो दस ब्रिज और डेक ज्वाइनिंग द टॉप ऑफ बीम्स। ठीक है, इस प्रकार से, जैसे कि ये आप देख रहे हैं एक टी बीम है, ओके, ये इसके वेब्स हैं और ये फ्लैंजेस है हॉरिजॉन्टल, और ये इसका स्पैन होता है टी बीम का, लेंथ अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम। अगर हम इसको उल्टा करके रखते हैं इस प्रकार से,
तो ये एक फ्लोरिंग बनाने का काम आता है, इसके ऊपर फ्लोरिंग लग जाती है बोर्ड के ऊपर, तो ये सपोर्ट करता है फ्लोरिंग को। ओके, या फिर ये कॉर्नर पे लग जाता है एक एल बीम या टी बीम, तो यहाँ से एक फ्लोरिंग शुरू होती है, ये कॉर्नर अपने कवर रखता है। जैसे हमारे गार्डन के कॉर्नर बनाने हो तो वी कैन उसको मजबूत बनाना है फ्लोर को सारे के सारे, या फिर हमने जमीन अंदर घर के फ्लोरिंग बनानी है तो बीम से भी हम शुरू कर सकते हैं, जैसे कि उसको कॉर्नर्स पे उसके एल बीम लगा सकते हैं, तो दस ये उसके लिए काम आता है। तो एल बीम्स क्या होते हैं, ये आजकल स्टैटिक अपीयरेंस मीन स्ट्रक्चरल अपीयरेंस के लिए यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, एल बीम्स आपने एल वाली छतें भी देखी होंगी आजकल, तो एल बीम्स स्टैटिक अपीयरेंस के लिए यूज़ होते हैं, अच्छा दिखे और सपोर्ट भी ये देते हैं। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर को। सो अ बीम हुज सेक्शन इज फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड एल यूजली प्लेस्ड सो डैट इट्स टॉप फ्लैंज फॉर्म्स द पार्ट ऑफ एज ऑफ द फ्लोर। एक एज ऑफ द फ्लोर पे बन सकती है और रूफ पे भी लगते हैं आजकल, रूफ कवरिंग अच्छा सा व्यू, गुड व्यू देने के लिए। ठीक है, बिकॉज देयर मिनिमम स्ट्रक्चरल डेप्थ इनकी कम होती है। सो एल शेप्ड एंगल बीम्स आर रिलायबल, स्टेबल एंड आर देयर फॉर कॉमनली यूज टू एंकर अ फ्लोरिंग सिस्टम टू बिल्डिंग्स फाउंडेशन। वैसे बिल्डिंग्स फाउंडेशन के लिए भी, फ्लोरिंग सिस्टम के लिए आजकल ये बीम लगते हैं, जैसे एल बीम लगा के हम फाउंडेशन लगे, इसमें मिट्टी डाल सकते हैं, सॉइल डाल सकते हैं। ठीक है, भर्ती कर सकते हैं। तो एल बीम के साथ हम आगे जैसे कि स्लैब को कनेक्ट कर देते हैं, एक जो हमारी नीचे वाली फ्लोर स्लैब होती है, इस प्रकार से जैसे ये एल बीम है और ये सारी की सारी स्लैब है, इसके ऊपर सारी की सारी हमने फिलिंग डाली हुई है और इसके ऊपर फिर से ठीक है डीपीसी की लेयर। तो इस प्रकार से हम एल बीम को इस प्रकार से यूज़ कर लेते हैं, या ऊपर भी यूज़ कर लेते हैं छोटा एल बीम मेन फ्लोरिंग देने के लिए। सो आप देख सकते हैं ये एल बीम और टी बीम को कैसे जोड़ा गया है। ठीक है, और आप इस बिल्डिंग के अंदर भी देख सकते हैं। अब ये देखो स्टूडेंट्स की एल बीम इन्वर्टेड एल बीम है ये। ओके, सो ये उसके टी बीम कनेक्टेड है, फिर डी बीम कनेक्टेड है, फिर एल बीम है। ओके, एल बीम कनेक्ट कर सकते हैं जितने भी लगा के। ये आप एल बीम और टी बीम का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं इसके अंदर, ये वाली बिल्डिंग के अंदर। सी दिस इज एल बीम, दिस इज टी बीम एंड देन एल बीम। अब इसका यूज़ भी देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो इस तीनों बीम हैं इन्होंने ऊपर वाले का फ्लोर बना दिया। अब ये भी एल बीम है, ये टी बीम है, ये टी बीम है और ये एल बीम है, इन्होंने इसका फ्लोर बना दिया। ठीक है, इन स्लैब डल गई से। तो इस प्रकार से हम सभी फ्लोर लेवल्स पर या छतों पर यूज़ कर सकते हैं अपने टी एल बीम्स को। नेक्स्ट इज इन्वर्टेड बीम। तो इन्वर्टेड बीम किस प्रकार से होता है? इन्वर्टेड बीम अपने नाम से कहता है कि ये इन्वर्टेड होता है। सो दिस इज इन द ऑपोजिट शेप। तो इसका ये वेब ऊपर होता है और फ्लैंज नीचे। सो द बीम ऑपोजिट हुज बॉटम लेवल, सो द बीम हुज बॉटम लेवल इज सेम एज डैट ऑफ द स्लैब इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड बीम। बॉटम लेवल जो है इसका ये स्लैब के साथ है। अब हम देख सकते हैं इसमें, इस पिक्चर के अंदर, कि ये वाला एक इन्वर्टेड बीम लगाया गया है। ठीक है, इन्वर्टेड बीम इस प्रकार से लगाया गया है। तो ऊपर एक नई स्लैब डालने के लिए छोटी सी, इसके लिए एक एस्थेटिक व्यू देने के लिए, अच्छी अपीयरेंस देने के लिए, वेंटिलेशन देने के लिए, इस जगह को जो नीचे वाला जगह है इसको वेंटिलेशन देने के लिए इन्होंने इन्वर्टेड एल बीम का यूज़ किया है। ठीक है, इन्वर्टेड बीम्स का। सो इन्वर्टेड बीम्स इज़ यूज फॉर एस्थेटिक व्यू। अच्छा मीन्स अच्छा, एस्थेटिक मतलब सुंदर दिखने वाला, अपीलिंग। ठीक है, अट्रैक्टिंग। सो एस्थेटिक व्यू के लिए, एस्थेटिक व्यू एट एंट्रेंस पोर्स वेयर रूफ स्लैब इज नॉट यूज्ड एज फ्लोर स्लैब। अब इसके अंदर रूफ स्लैब, फ्लोर स्लैब तो है नहीं, ये सारी फ्लोर स्लैब है, रूफ तो है पर ये फ्लोर का काम देगी, पर ये नहीं प्रॉपरली नहीं देगी। ठीक है, नेक्स्ट आर स्लैब्स। अब हमने जो तीन बीम्स थे मेन, उनकी इंट्रोडक्शन पढ़नी थी, उनकी डायग्राम आनी चाहिए। पहले उसके बारे में हम देख लेते हैं कि जो एक टी बीम के अंदर हम सरिया कैसे लगाएंगे। हमने सिंगली में देखा था, सिंगली के अंदर ये कंप्रेशन, ये टेंशन जोन नीचे वाला, ऊपर कंप्रेशन जोन। तो हमने सिंगली बीम के अंदर देखा था कि सिर्फ टेंसाइल जोन के अंदर ही सरिया होता है। तो हमने टेंसाइल जोन के अंदर बार लगाए और एंकर बार्स कॉर्नर्स पे स्टीरअप्स को बांधने के लिए। उसके बाद जो हमने डबली रीइंफोर्स्ड बीम थे उसमें टेंशन जोन में भी बार्स लगाए और कंप्रेशन जोन में भी। ठीक है, अब जो टी बीम होएगा उसके अंदर रीइंफोर्समेंट इस शेप से होगी, मीन्स यहाँ पर भी बार्स होंगे। ठीक है, जो हमारा शेयर वेब है। ठीक है, ऊपर भी बार्स होंगे, इधर भी बार्स होंगे। ओके, हम इनको बांध सकते हैं इस बार्स को।
मीन्स ये वाला, सॉरी, यहाँ पर बार्स, ओके, यहाँ पर बार्स, यहाँ पर बार्स, इन तीनों को बांध सकते हैं हम ये स्टेरअप से, और ये वाले चारों बार्स को इस वाले स्टेरअप से। ओके, सो ये उनका बार्स का अरेंजमेंट है। हम जितने बार्स भी देने हैं हम उसके हिसाब से दे सकते हैं। सो स्लैब्स आर प्लेन स्ट्रक्चरल मेंबर्स। स्लैब्स क्या होती हैं? दे आर प्लेन स्ट्रक्चरल मेंबर्स। ये फ्लोर के काम भी आती हैं, छत के काम भी आती हैं, ठीक है। हुज थिकनेस इज़ क्वाइट स्मॉल एज कम्पेयर टू द अदर डायमेंशन। मीन्स उसकी लेंथ और विड्थ लंबी होती है पर थिकनेस बहुत कम होती है। ओके, जैसे हम छत की थिकनेस हमें पता है कि बहुत कम होती है, तो दस उनकी थिकनेस बहुत कम होती है, ये डिमेंशन। ओके, और लेंथ और ब्रेड्थ उससे काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे स्लैब की पहचान होती है कि हम स्लैब को बीम से ऐसे डिफर करते हैं इस प्रकार से। स्लैब्स आर मोस्टली यूज्ड एज फ्लोर्स एंड रूफ कवरिंग्स। स्लैब्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स एंड शेप्स, लाइक सर्कुलर स्लैब्स हो सकती हैं, ठीक है, किसी सर्कुलर हट की स्लैब लगानी है तो। रेक्टेंगुलर हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है। ओके, सो आप ये फ्लोर स्लैब या रोड स्लैब देख सकते हैं कि इसमें कैसे डिज़ाइन की गई है ये वाली स्लैब। तो इस प्रकार से ये किसी भी तरह की फ्लोर स्लैब होती है, रूफ स्लैब होती है, हम उसको स्लैब ही कहते हैं, ठीक है। आरसीसी स्लैब, जिसमें सरिया और सीमेंट कंक्रीट होता है, तो उसको हम आरसीसी स्लैब बोलते हैं, ठीक है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्लैब। तो वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में क्या फ़र्क है? वन वे स्लैब मतलब एक डायरेक्शन में स्पैन करेगी, एक डायरेक्शन में बढ़ेगी लेंथ। टू वे स्लैब दोनों में, तो दोनों डायरेक्शन में मूव बड़ी होती है। जैसे वन वे स्लैब लंबी ज़्यादा है एक डायरेक्शन में, तो टू वे स्लैब उसकी थोड़ी कम चौड़ी और दोनों तरफ से चौड़ी और लंबी होगी, ठीक है। इसमें पता कैसे चलेगा आपको कि वन वे स्लैब इज सपोर्टेड बाय बीम्स ओनली टू साइड्स। ओके, वन वे को स्पैन करती है। टू वे स्लैब्स आर सपोर्टेड बाय बीम्स इन ऑल दी फोर साइड्स। द मेन जो है वन वे स्लैब और टू वे स्लैब की आइडेंटिफिकेशन इस वाले पॉइंट से होती है। द रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन, ओके, पैनल टू शॉर्टर स्पैन पैनल इज इक्वल टू और ग्रेटर देन टू। ओके, मीन्स अगर लॉन्गर स्पैन 6 है, शॉर्टर स्पैन 2 है, तो 6/2 लॉन्गर टू शॉर्टर करके कितना आता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू, मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया? तो 3 हो गया। तो मीन्स ये कौन सी स्लैब है? वन वे स्पैन, वन वे स्लैब है। मीन्स इसका लॉन्गर स्पैन ज़्यादा लंबा होगा, शॉर्टर स्पैन, और लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन को अगर हम डिवाइड करेंगे, उसकी रेशियो निकालेंगे, तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या तो 2 से बड़ी हो या 2 हो। ओके, तो डैट इज़ वन वे स्लैब। नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन पैनल टू शॉर्टर स्पैन पैनल। अगर 2 से कम है तो कौन सी होगी? टू वे स्लैब। मीन्स अगर जैसे ये 2/2 की चौरस स्लैब है, दोनों तरफ सपोर्टेड होगी ना, मीन्स बराबर विड्थ और लेंथ की है, तो 2/2 कितना हो जाता है? 1। तो मीन्स L/B कितना आ गया? लेस देन 2। ओके, सो डैट इज़ टू वे स्लैब। तो इसको टू वे के हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। तो इसमें मेन री-इन्फोर्समेंट इज ओनली प्रोवाइडेड इन वन डायरेक्शन। इसमें मेन री-इन्फोर्समेंट दोनों डायरेक्शन में होती है। इसमें एक को तो हम कहते हैं जो ये वन वे है, इसमें इस शॉर्टर वाले के अलोंग तो हम कहेंगे मेन स्टील, मेन री-इन्फोर्समेंट, और लॉन्गर वाले के अलोंग कहेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। मीन्स ये मेन स्टील जो है, इनको सपोर्ट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन स्टील डाला जाता है। ओके, नेक्स्ट आर slabs which have ratio of longer span to shorter span greater than or equal to 2 are called as one way slabs. Okay, such slabs are also called edge supported slabs. मीन्स ये दोनों लॉन्गर एज पे ज़्यादातर सपोर्टेड होती हैं, ठीक है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, ये 2 सपोर्ट्स है, सपोर्ट 1 सपोर्ट 2, इसके अंदर 1 2 3 4। ओके, तो ये एज सपोर्टेड स्लैब्स है। इसके अंदर आप री-इन्फोर्समेंट देख सकते हैं स्लैब के अंदर। ये वाली जो है मेन री-इन्फोर्समेंट कहते हैं इसको, और ये वाली जो है इनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। सो ये वन वे को लॉन्ग ज़्यादा स्पैन करती हैं और इनकी बेंडिंग इस प्रकार से होती है, ठीक है। और इनकी दोनों तरफ से जो टू वे स्लैब हैं, इनकी दोनों तरफ से। ओके, नेक्स्ट इज
अबाउट रीइंफोर्समेंट इन द स्लैब्स, रीइंफोर्समेंट कैसे होगी, मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए रीइंफोर्समेंट का, द एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट इन ईदर डायरेक्शन ऑफ स्लैब शैल नॉट बी लेस देन 0.12% ऑफ ग्रोस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्लैब। ग्रोस क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, जैसे 6 और 2 की स्लैब है तो 12 हो गया ग्रोस क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, सो या फिर इसका यूजली B/T होता है, ठीक है, B/T क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स फ्रंट वाला, जैसे स्लैब तो पीछे को जा रही है पर ये फ्रंट वाला, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। ये अगर मान लो 25 mm और 6 है तो 6 × 25 का ग्रोस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्लैब। सो 0.12 BD मीन्स ये होती है B, जो विड्थ ऑफ स्लैब है ये इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब उसका 0.12%। ओके, फॉर HYSD स्टील एंड फॉर माइल्ड स्टील इट इज़ 0.15%। ओके, सो अगर माइल्ड स्टील है तो थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा उससे, जो HYSD से, सो 0.15%, क्योंकि माइल्ड स्टील की जो यील्ड स्ट्रेंथ है इट इज़ लेस देन HYSD स्टील। मैक्सिमम डायामीटर ऑफ स्टील बार आगे, सो एज पर IS स्पेसिफिकेशन द मैक्सिमम डायामीटर ऑफ रीइंफोर्समेंट बार इन द स्लैब शुड नॉट एक्सीड, किससे बड़ा नहीं होना चाहिए डाया, 1/8 टाइम्स द ओवरऑल थिकनेस ऑफ द स्लैब। इसको याद रखना है आपने कि 1/8 टाइम्स द ओवरऑल थिकनेस। थिकनेस मान लो 25 mm है, उसको 8 से डिवाइड किया, या थिकनेस 50 mm है उसको 8 से डिवाइड किया, तो 6 mm से क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए उसको डाया। ओके, तो इसका रीइंफोर्सिंग बार जो मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील यूज़ करते हैं उनका। नेक्स्ट इज कवर टू रीइंफोर्समेंट। कवर कितना चाहिए, द प्रोविजंस फॉर प्रोवाइडिंग कंक्रीट कवर एक्सक्लूडिंग प्लास्टर एंड अदर डेकोरेटिव फिनिशेज मीन्स सीमेंट कंक्रीट में ही हम सरिया कितना ऊंचा रखेंगे स्लैब के एंड से, उसको कवर कहते हैं, ताकि जो कंक्रीट अच्छे से कवर कर ले सरिये को। अगर सरिया ओपन रह जाए, उसको कवर ना करेगा कंक्रीट तो क्या होगा, जो सरिये को जंग लग जाएगा। मान लो स्लैब के अंदर एक इधर से भी सरिया विजिबल रह गया तो ये धीरे धीरे जंग सारे सरिये को लग जाता है, तो ये स्लैब से अपना जॉइंट छोड़ देता है और वहाँ से क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं और वहाँ से ब्रेकेज भी हो सकती है, ठीक है, इससे डेंजर खतरा रहता है। सो द प्रोविजंस फॉर प्रोवाइडिंग कंक्रीट कवर, बाकी सब छोड़ के प्लास्टर वगैरह, रीइंफोर्समेंट शैल हैव कंक्रीट कवर, ठीक है, उसका कंक्रीट कवर होना चाहिए। एंड द थिकनेस ऑफ ईच सच कवर शुड बी एज फॉलोज। पहले तो द रीइंफोर्समेंट शैल हैव मिनिमम क्लियर कवर ऑफ 20 mm और डाया और सच बार बीच इज ग्रेटर। ओके, यहाँ तो कम से कम तो 20 mm, ठीक है, या फिर डाया ऑफ बार विच एवर इज ग्रेटर, जैसे 25 mm का सरिया है तो 25 mm। ओके, अगर वो नहीं तो एट द ईच एंड ऑफ रीइंफोर्समेंट बार नॉट लेस देन 25 mm एंड इन नो केस शुड नॉट बी ट्वाइस द डायमीटर ऑफ बार्स। ओके, शुड नॉट बी लेस देन ट्वाइस द डायमीटर ऑफ बार। ओके, अगर बार पतले हैं जैसे 10 mm के हैं तो इन नो केस 20 mm से कम नहीं। सो व्हेन एक्सपोज टू हार्मफुल केमिकल अटैक्स द इंक्रीज में बी परमिटेड बट नॉट मोर देन 75 mm। ओके, जैसे हार्मफुल अटैक्स होते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे वेदर कंडीशन बहुत ख़राब है, जैसे एसिड रेन भी होती है, तो मीन्स रेन की क्वालिटी भी बहुत ख़राब है, पास में कहीं गैस का प्लांट है, तो यहाँ पर काफ़ी पोल्यूशन ख़राब है जो इस एरिया लोकेलिटी का, तो वहाँ पर आप कवर बढ़ा भी सकते हो पर 75 mm से ज़्यादा नहीं। स्पेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट, स्पेसिंग कितनी देनी है रीइंफोर्समेंट को आपस में, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन, ठीक है, दो बार्स के बीच में 5 mm से लेस नहीं होनी चाहिए डायमीटर ऑफ बार और 5 mm, और देन द नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट यूज्ड इन द कंक्रीट, या फिर नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट कंक्रीट से उतना। अगर अनइक्वल डायमीटर बार है, जैसे कि मेन बार्स तो 12 mm के हैं और डिस्ट्रीब्यूशन 10 mm के, तो लार्जर बार को कंसीडर किया जाता है कैलकुलेशन के लिए, मीन्स 12 mm वाले को। In case of this desire to provide main bars in 2 or more layers, one over the other, means main over the distribution over the main, या फिर distribution under the main. So in case if it is desired to provide main bars in 2 or more layers, the minimum vertical clear distance between any 2 layers of the bars shall normally be
15 mm or 2/3 times the nominal maximum size of aggregate or the maximum size of bar, whichever is greater. नेक्स्ट इज मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दी बार्स इन टेंशन, बीच में डिस्टेंस कितना देंगे दोनों बार्स में 300 mm या फिर उससे मेन टेंसाइल बार शुड नॉट एक्सीड 3 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ से 3 टाइम्स से और 300 mm विच एवर इज स्मॉलर। ठीक है। The pitch of the bars provided to act as distribution bars or bars provided to guard against temperature or shrinkage in slabs shall not exceed 5 times effective depth। अगर कुछ क्या कहते हैं श्रिंकेज की पॉसिबिलिटी है या टेम्परेचर वहाँ पे वेदर कंडीशंस ख़राब हैं तो 5 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ से बड़ा नहीं होना चाहिए, 3 से तो कम नहीं होना चाहिए ना, 3D से 5D से बड़ा नहीं होना चाहिए और 450 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, विच एवर इज स्मॉलर। Next is curtailment of main bars. The main reinforcement slabs may be curtailed or bent up। ठीक है, मेन reinforcement bars को हम थोड़ा काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं और bent up। ठीक है। सो बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट, हमने अगर कहीं भी उसको प्रॉपरली उसका इकोनॉमिकल बजट में डिज़ाइन करना है तो हम बार्स को कटेल कर सकते हैं कि वो लोड तो पूरा ले रहे हैं तो लंबे बार पूरे लेंथ के क्यों लगाने हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इस बीम और पिलर्स की जो इसमें आप होमोजेनियस स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसके अंदर ये बार इतनी लेंथ का है, ये भी छोटी लेंथ का, और ये ऐसे बार है कटेल्ड। ठीक है, छोटे छोटे बार्स 3 लगे हुए हैं तो मीन्स उनको पूरा कर रहे हैं, उसके लोड को पूरा ले रहे हैं। तो मेन रीइंफोर्स्ड स्लैब में भी कटेल्ड और बेंट अप बियॉन्ड ए पर्टिकुलर पॉइंट एट विच इट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू रेजिस्ट बेंडिंग। ठीक है, बेंडिंग तो सारे बार्स ने ले ली, उसके बाद तो फालतू बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको कटेल कर सकते हैं मेन बार्स को। थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट में भी कैलकुलेटेड एज मैंशनड इन डिज़ाइन ऑफ बीम्स, जैसे भी कोड में डिज़ाइन ऑफ बीम्स के अंदर मैंशनड है वैसे थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट निकाल सकते हैं। एंड एक्चुअल पॉइंट ऑफ कटेलमेंट में भी असर्टेंड। ओके, एक्चुअल पॉइंट ऑफ कटेलमेंट अलग होगा उससे, वो असर्टेंड हम उससे एक्चुअल पॉइंट बता सकते हैं वहाँ पे। ठीक है। सप्लाइसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट, सप्लाइसिंग क्या होती है, जैसे एक सरिया यहाँ पर ख़त्म हो गया, हमें और लंबा चाहिए तो दूसरा सरिया साथ में लगा के इसके ऊपर एक प्लेट लगा दी या फिर एक सरिया और वेल्ड कर दिया साथ में। ठीक है, ताकि उसकी इन दोनों को जोड़ा जा सके अच्छे से। ठीक है, वेल्डिंग ज़्यादा एक्चुअली बेटर है स्प्लाइसिंग के अंदर, या फिर बाइंडिंग वायर्स इतनी अच्छी से नहीं होती। सो नॉट मोर देन 50% ऑफ द बार्स बी सप्लाइज एट वन पॉइंट। ओके, किसी भी पॉइंट के अंदर जैसे एक स्लैब है तो 50% से ज़्यादा बार सप्लाइज नहीं होनी चाहिए, जुड़े नहीं होने चाहिए दूसरे के ऊपर। सी दी ओवरलैपिंग ऑफ बार्स मस्ट नॉट बी इन दी रीजन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे भी होगी, ठीक है, मैक्सिमम मीन्स इस पॉइंट पे अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रही है, ओके, तो सेंटर पॉइंट पे जैसे सिंपल स्पॉटेड बीम के WL²/8 वाले बेंडिंग मोमेंट में ये पॉइंट मैक्सिमम है, तो इस पॉइंट पे इस पॉइंट के ऊपर आके जैसे सेंटर के ऊपर स्प्लाइसिंग नहीं होनी चाहिए। मीन्स इधर हो सकती है, ठीक है, पर सेंटर वाले पॉइंट में नहीं, बीम में। ये इसका मतलब है कहने का। द ओवरलैपिंग ऑफ बार्स मस्ट नॉट बी इन द रीजन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। स्प्लाइस लेंथ में भी ग्रेटर वैल्यू अमंग, इन दोनों से बड़ी लेनी है कोई भी, या तो 30 टाइम्स द डायामीटर, जैसे 25 mm का बार है तो जो अगर बार को स्प्लाइस कर रहे हैं तो 30 × 25, ओके, मीन्स 750 mm स्प्लाइसिंग, 750 mm तक हम एक्स्ट्रा बार लेंगे। ओके, और LD डेवलपमेंट लेंथ मीन्स डेवलपमेंट लेंथ जैसे भी कैलकुलेट करेंगे उस हिसाब से। तो लोडिंग कौन कौन सी होती है, पहले तो है डेड लोड, ओके, एज नोन एज सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब। फिर है एक्सटर्नल लोड मीन्स लाइव लोड्स, ठीक है, उसके बाद लाइव लोड्स हैं। पहले डेड लोड है इंटरनल अपना सेल्फ वेट उसका, फिर एक्सटर्नल जैसे वेट ऑफ पार्टीशन फिनिशिंग हो गया हमने और उस पर लगा दिया प्लास्टर वगैरह, तो उसका लोड भी डेड लोड के अंदर काउंट होता है, जो चीज़ें मूव नहीं करती, स्टेबल होती है बिल्डिंग के अंदर। तो लाइव लोड जो मूव करने वाला लोड है, इधर से उधर कुछ किसी, जैसे चेयर है हमारी, चेयर को कभी इधर कर लिया उधर कर लिया, हम खुद हैं लाइव लोड, एक जने आगे 4 जने आगे 10, तो लाइव लोड बढ़ता रहेगा। उस हिसाब से हमने डिज़ाइन करना होता है घर को सारे लोड्स के हिसाब से। यूनिट वेट कितना, RCC का अपना वेट यूनिट वेट, ठीक है, कितना 25,000 Nm/m3 पहले भी यूज़ कर चुके हैं हम, जो डिज़ाइन ऑफ बीम्स वाले न्यूमेरिकल थे। प्लेन सीमेंट कंक्रीट का 24,000 और 24 kN/m3, और RCC का 25 kN/m3। यूनिट वेट ऑफ लाइम कंक्रीट दिया हुआ है
अगर लाइम कंक्रीट वाला क्वेश्चन आ जाए तो 19.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर फॉर डिज़ाइन, न्यूमेरिकल को स्लैब के जो न्यूमेरिकल उनको डिज़ाइन करने का वन वे स्लैब वाले, उसका प्रोसीजर क्या है। ओके, पहले क्या लिखना है, डाटा गिवन सबसे पहले शुरू करना है ना, तो डाटा न्यूमेरिकल के अंदर क्या क्या गिवन है जो हमारा क्वेश्चन है। सो फर्स्ट इज एक्सटर्नल डेड लोड लाइव लोड कैलकुलेट करना है, कितना होगा सबसे पहले गिवन, डाटा गिवन के बाद एक्सटर्नल लाइव लोड डेड लोड कितना होगा, ठीक है, दिया हुआ है तो भी ठीक है, जो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद क्लियर और इफेक्टिव स्पैन ऑफ स्लैब, स्पैन कितना दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील यूज, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील यूज दिया होता है। तो स्टेप 1 शुरू करेंगे, डिवाइड द स्लैब इनटू स्ट्रिप्स ऑफ 1 मीटर, हम सिर्फ 1 मीटर तक ही कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं जितने मीटर के भी स्लैब है। तो डिवाइड द स्लैब इनटू 1 मीटर स्ट्रिप, width और the strip will be designed as beam. Okay, assume 1 meter width of slab. So the design for this 1 meter strip will be applied to all the other 1 meter strips. Next is assume effective depth. Depth कैसे assume करेंगे effective, तो एक तो स्मॉल d, ठीक है, प्लस इफेक्टिव कवर होती है ओवरऑल डेप्थ, तो d क्या होएगी, स्मॉल, इफेक्टिव डेप्थ होएगी, तो d क्या हो जाएगी, इफेक्टिव स्पैन, हमारे स्पैन तो दिया होगा अमेरिकन के अंदर यूजली, इफेक्टिव स्पैन बाय 25, इस कितनी लंबी हमें छत चाहिए ये तो दी होगी। उसके बाद 25 टू लेकर 20-30 के बीच में, मीन्स 25 टू 30 के बीच में हम अपनी इफेक्टिव डेप्थ यूज़ कर सकते हैं। उसमें कवर जोड़ देंगे ना, अगर इफेक्टिव कवर जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगी, ओवरऑल डेप्थ। तो इफेक्टिव कवर हमने 20 mm तो पढ़ा है कि 20 टू 30 ले सकते हैं इफेक्टिव कवर, ठीक है, उसके हिसाब से। फाइंड द इफेक्टिव स्पैन, इफेक्टिव स्पैन अगर अब लेना है तो पहले तो हमने ले लिया, तो हमें टोटल स्पैन दिया होता है, अगर इफेक्टिव दिया हो तो वेल एंड गुड, ये तो हमें टोटल स्पैन दिया होगा, उसमें इफेक्टिव कैसे निकालना है। फॉर स्पैन अप टू 350 मीटर, 3.5 मीटर बेयरिंग कितनी होती है दीवारों के ऊपर, 200 mm, हमने बेयरिंग ऑफ वॉल उसमें भी पढ़ा था बीम वाले चैप्टर में। तो ये दीवारें हैं दो, इसके ऊपर स्लैब आएगी ना, तो मीन्स अगर स्लैब हमें बेयरिंग कितनी चाहिए, 200 मीटर आएगी, ओके, 200 mm, सॉरी 200 mm आएगी। अगर 3.5 मीटर तक, 3.5 मीटर की स्लैब है तो 200 mm, उस प्रकार से अगर 5.5 की है तो 300 mm, और अगर 7 मीटर से ज़्यादा है या फिर 7 मीटर तक है, सॉरी अप टू 7 मीटर, तो 400 mm बेयरिंग ऑन वॉल, वॉल के ऊपर रेस्ट, बेयरिंग ऑन वॉल। इफेक्टिव स्पैन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इफेक्टिव स्पैन कैसे होएगा, ठीक है, टोटल स्पैन कैपिटल L प्लस हाफ ऑफ बेयरिंग प्लस हाफ ऑफ बेयरिंग, मीन्स अगर 200 mm बेयरिंग है तो 100 प्लस 100, तो ओवरऑल 200 ही है मीन्स, और L या फिर दूसरा क्या हो सकता है ऑप्शन इफेक्टिव स्पैन का, ओवरऑल स्पैन प्लस डेप्थ ऑफ बीम, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम को जोड़ के बीच में स्मॉल d को। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द फैक्टर्ड लोड, अब फैक्टर्ड लोड हम LSM मेथड यूज़ कर लें, तो फैक्टर्ड लोड कैलकुलेट करेंगे तो टोटल फैक्टर्ड लोड क्या हो जाएगा, 1.5 टाइम्स ऑफ, ठीक है, हमारा टोटल लोड क्या होगा, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस फिनिशिंग लोड, कुछ भी होएगा, फिनिशिंग दी हुई है तो फिनिशिंग लोड भी कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट इज कैलकुलेट फैक्टर्ड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट m इज WL²/8, फिक्स्ड फार्मूला फॉर सिंपल स्पॉटेड स्लैब्स और बीम्स। सो सिंपल स्पॉटेड बीम के लिए WL²/8। तो डिज़ाइन स्लैब एज बैलेंस सेक्शन, ये बैलेंस सेक्शन हम डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे, तो MU लिमिटिंग, इससे भी हम एक d की वैल्यू निकाल लेंगे और पहले मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, अगर मोमेंट दी हुई तो d की, तो इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। 0.148 MU लिमिटिंग वाले FC की BD², ये हमने बीम में भी किया था। तो कैलकुलेट द एरिया, एक्चुअली जो स्लैब है उसको अगर 1 मीटर लेंगे तो एक तरह से बीम ही है, उसके अंदर भी ठीक है सरिया है, तो उसको एक तरह से बीम की तरह ही डिज़ाइन करेंगे, सारे फार्मूला वही लगाएंगे। MU का फार्मूला अब क्या है, 0.87 F/AST, इसमें AST आ गया, AST गिवन नहीं है, MU को हम MU लिमिटिंग के बराबर मान लेंगे, MU लिमिटिंग इधर से आ जाएगा, तो MU की वैल्यू वो रखे, हम AST की निकाल सकते हैं वैल्यू इसमें, ठीक है, AST। सो FCK की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, चार्ट में से FY भी हमें दिया ही होगा न्यूमेरिकल के अंदर। सो चेक फॉर मिनिमम एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, ठीक है, कैसे मिनिमम एरिया 0.12 होता है ना, HYSD दिया गया अगर, तो
अगर माइल्ड स्टील दिया तो 0.15 BD/100। सो कैलकुलेट स्पेसिंग ऑफ मेन बार। स्पेसिंग कैलकुलेट करने के लिए एरिया ऑफ वन बार इंटू विड्थ ऑफ स्लैब अपॉन एरिया ऑफ स्टील। जो एरिया ऑफ स्टील हम यहाँ से निकाल लेंगे। सो 3 स्पेसिंग होनी कितनी चाहिए, 3 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ हमने पढ़ा, और यहाँ पर 300 mm, ठीक है, इससे कम नहीं, और 450 mm से ज़्यादा नहीं, या फिर 5 टाइम्स दी स्लैब थिकनेस। नेक्स्ट इज डिटरमाइन द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी 0.1 to 415 के लिए HYSD के लिए, और 0.15 माइल्ड स्टील के लिए। नेक्स्ट इज फाइंड सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी होएगी डिस्ट्रीब्यूशन बार की, इसमें क्या आएगा, एरिया ऑफ वन बार इंटू विड्थ अपॉन सेम एरिया ऑफ स्टील। सो AST से डिवाइड करके विड्थ ऑफ बीम हम इसमें 1 मीटर लेंगे, बाकी सभी मीटर्स के लिए यही अप्लाई होएगा। 1000 mm कर लेना है यहाँ पे, एक मीटर के अंदर 1000 mm होते हैं। तो कैलकुलेटेड स्पेसिंग शुड बी लेस देन 5 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब एंड 450 mm, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए स्पेसिंग। तो अप्लाई चेक फॉर शेयर चेक अप्लाई करेंगे। आपको पता है बीम में भी किया था, टाउ वी शुड बी लेस देन टाउ सी मैक्स, टाउ सी शुड बी लेस देन टाउ सी मैक्स, टाउ वी शुड बी लेस देन टाउ सी, नो शेयर फॉर्मेट रिक्वायर्ड। अगर टाउ वी ज़्यादा आ गई टाउ सी से तो शेयर इन्फोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। अप्लाई चेक डेवलपमेंट लेंथ का चेक करेंगे, LD लेस देन शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1.03 M1/B प्लस L मीन्स L नोड। और अप्लाई चेक फॉर डिफ्लेक्शन करेंगे, L/D की वैल्यू मीन्स इफेक्टिव स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू, ठीक है, जो मैक्सिमम है उससे वो प्रोवाइडेड से ज़्यादा है, तो फी फैक्टर लगाएंगे हमारा 20 इंटू KC और इंटू KT इंटू KF, ठीक है। डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स लगा के इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 20 इंटू L/D प्रोवाइडेड आ जाएगा। ये सारे 20 वाला डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स के मल्टीप्लाई करके किससे ज़्यादा होने चाहिए, L/D प्रोवाइडेड से। हमने L/D प्रोवाइड कितना किया एक्चुअल में, तो उसके बाद हम इसकी प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ओके, स्लैब की एंड के ऊपर ज़रूर नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करनी है। सो इससे हमारा न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके प्रॉपर न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे, वन वे स्लैब के, उसका डिज़ाइन कैसे होता है, डिज़ाइन न्यूमेरिकल ही करेंगे। सो 2 न्यूमेरिकल्स के साथ हम वन वे स्लैब कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर टुडेज लेक्चर।